अगला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखो इसमें पढ़ना क्या ना, बेसिकली ये समझिए, इंडस्ट्रीज तो हमारे पास बहुत सारे हैं, इंडस्ट्री हमारे पास अनगिनत हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग प्रकार के हैं और हर प्रकार के इंडस्ट्री का अपना काम अलग अलग है। तो इतने सारे इंडस्ट्री हमारे पास हैं, तो क्या हर प्रकार के इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना संभव है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्टडी को सिंपल बनाने के लिए हम लोग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। और क्लासिफिकेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप एक चीज़ों के बारे में केवल पढ़ते हैं, और उसका मतलब हो गया कि यदि आपने उसके बारे में पढ़ लिया तो उसके अंदर जितने भी इंडस्ट्री हैं उनके बारे में आपने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारे पास इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, इसलिए सभी को पढ़ना हमारे बस का बात नहीं है, तो हम लोग उसको अपने सुविधा के लिए उसको क्लासीफाई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। इंडस्ट्रीज में बी क्लासीफाइड एज फॉलोज। जैसे इंडस्ट्री को हम लोग अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर लेंगे, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, पहला। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। उसके बाद फिर तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। उसके बाद फिर ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ये कुछ ऐसे प्रकार के हम लोगों के पास इंडस्ट्री हैं जो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर लिया है। तो अब इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत कुछ नया चीज़ है जो कि हम लोगों को सीखने को मिलेगा। देखा जाए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, यानी कि पहले हम लोग इंडस्ट्री को उस रूप में क्लासीफाई करने जा रहे हैं कि देखो कि आखिर वो रॉ मटेरियल कैसा इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, जैसे पहला आपका है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो पहला हमारा इसमें है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज यूज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। एडिबल ऑयल मतलब जो खाने वाला तेल होता है उसको हम लोग एडिबल ऑयल कहते हैं। तो बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में वैसे सामान इस्तेमाल होते हैं जो किससे आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। सिंपल सा आप इसको ऐसे याद रखिएगा। तो ये जो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, ये क्या बता रहा है आपको? ये बता ये रहा है कि इस इंडस्ट्री में कौन से रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसमें कौन सा रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर वाला इस्तेमाल हो रहा है, सिंपल सा। तो उसको हम लोग कह देंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जैसे कॉटन, ऊल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, टी, शुगर, उसके बाद कॉफ़ी, एडिबल ऑयल, ये सब हमारा एग्रीकल्चर से आता है। तो जहाँ पे इन सभी का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं। जैसे आप अपने घर में चाय पीते होंगे, तो चाय आपका अलग अलग प्रकार का आता है, टाटा टी भी आता है, ताज भी अब तो आने लगा मार्केट में। तो ये सब जो इंडस्ट्री बना रहे हैं इसको हम लोग क्या कह देंगे, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कह देंगे, क्योंकि जो सामान वो इस्तेमाल कर रहे हैं रॉ मटेरियल के तौर पे वही हमारा कहलाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और वो आता कहाँ से, एग्रीकल्चर से आता है, सिंपल सा। अगला है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये क्या, देखो दीज इंडस्ट्रीज यूज्ड मिनरल्स एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। तो जो इंडस्ट्री मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सामानों को बनाने के लिए, मिनरल्स मतलब आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, ये सब क्या आपका मिनरल्स है। तो ये सभी का यदि कोई इंडस्ट्री इस्तेमाल करता है तो उसको हम लोग कह देंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, जैसे हमारे इंडिया में एक बहुत फेमस इंडस्ट्री है टाटा वाला, टाटा कंपनी। तो वो क्या इस्तेमाल करती है, सिंपल सा। हालांकि टाटा कंपनी तो बेसिकली आयरन और स्टील के लिए फेमस है, क्योंकि वो आयरन स्टील का इस्तेमाल करके अलग अलग प्रकार के कार का बॉडी बनाते हैं, बेसिकली पूरा डिजाइन भी करते हैं, ट्रक ऐसा बनाते हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हो गया। तो बस यहाँ पे दो आपको समझना है, जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के सामानों को इस्तेमाल करे रॉ मटेरियल के तौर पे उसको हम लोग कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्री मिनरल का इस्तेमाल करे रॉ मटेरियल के तौर पे उसको हम लोग कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। बड़ा सिंपल। अगला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल। अब मेन रोल यानी कि कौन सा इंडस्ट्री कौन सा रोल प्ले करता है, इसके बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया है। देखते हैं, पहला है बेसिक और की इंडस्ट्री। आप बेसिक इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं या फिर की इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। दीज इंडस्ट्रीज सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स लाइक आयरन, स्टील एक्सेट्रा। बेसिक और की इंडस्ट्री कहने का मतलब ये है कि ये इंडस्ट्री अपना सामान या फिर अपना रॉ मटेरियल दूसरे को देता है ताकि वो भी अपना कुछ सामान बना सके। मतलब ये हो गया कि ये इंडस्ट्री कुछ ऐसे बेसिक प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बनाने के बाद दूसरे को दे देते हैं,
और दूसरा फिर उसको इस्तेमाल करके अलग अलग सामान बना लेता है, जैसे आयरन स्टील ये सब बना लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेसिक और की इंडस्ट्री। तो इसको आप सिंपल से ऐसे समझिएगा कि जो इंडस्ट्री कुछ सामान सप्लाई कर दे अपने इंडस्ट्री का किसको, दूसरे को, कि तुम भी अपना काम कर सको बेसिकली, तो उसी को हम लोग कहेंगे बेसिक और की इंडस्ट्री। ठीक है, अगला है कंज्यूमर इंडस्ट्री। ये क्या होता है देखो, दीज आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर्स लाइक शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सिविंग मशीन मतलब कोई सिलाई वाला मशीन, फैंस एक्सेट्रा। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री हम लोग उस इंडस्ट्री को कहते हैं जो कि लगभग वो सामान बनाती है जो हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे चीनी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, पेपर हो गया, सिलाई मशीन हो गया, पंखा हो गया, ये सब ऐसे सामान हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो, इस तरीके से आपका ये भी कंप्लीट हुआ। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें बेसिकली हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन सा इंडस्ट्री छोटा कहलाता है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री, कौन सा लार्ज इंडस्ट्री कहलाएगा। अच्छा, बहुत बार ना हम लोग ऐसे समझ लेते हैं कि यदि कहा जा रहा है स्मॉल इंडस्ट्री, इसका मतलब वो बहुत ही कम एरिया में फैला हुआ होगा। जैसे कहा जा रहा है लार्ज इंडस्ट्री, तो बहुत बड़े एरिया में फैला होगा, ऐसा हम लोग समझते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा समझना आपका गलत है। ये बेसिकली डिसाइड होता है, कोई भी इंडस्ट्री लार्ज है या फिर कोई भी इंडस्ट्री स्मॉल है, ये डिसाइड होता है कि उसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, यानी कि उसमें पैसा कितना लगाया गया है। तो इसमें देखते हैं, कैपिटल मतलब मनी होता है, इस बात को आप याद रखिएगा, कैपिटल मतलब मनी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या होता है देखा जाए, एनी इंडस्ट्री विच हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 करोड़ इज नॉन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी कि ऐसा इंडस्ट्री जिसको खड़ा करने में 1 करोड़ रुपए का खर्च आया है या फिर उससे कम, तो उसको हम लोग कह देते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बात समझिएगा इसको, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री में 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से कम पैसा यदि खर्च हुआ है तो आपका कहलाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सिंपल सा। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब चूंकि इंडस्ट्री आपका छोटा है तो क्या इसमें लोग ज़्यादा काम करेंगे या कम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें वर्कर का संख्या कम होगा। ठीक है, चलो उसके बाद हमारा फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। इसका क्राइटेरिया क्या है देखो, एनी इंडस्ट्री विच हैज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज मोर देन 1 करोड़ इज नॉन एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 1 करोड़ या फिर उससे कम यदि है तो आपका वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाएगा। लेकिन यदि किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसा जो है वो 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया गया उसको सेटअप करने में, तो वो हमारा कहलाएगा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, दिस इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स। सही बात है, इसमें वर्कर्स का संख्या ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें ये बहुत बड़े होते हैं। खैर ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब है कि आखिर इंडस्ट्री का मालिक कौन है। मालिक के बेसिस पे भी हम लोग इसको अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, फिर से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, उसके बाद फिर कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज, सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं पब्लिक सेक्टर क्या होता है। द इंडस्ट्री विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज पब्लिक इंडस्ट्री। पब्लिक इंडस्ट्री हम लोग वैसे इंडस्ट्री को कहते हैं जिसका मालिक यानी कि जिसका पूरा नफा नुकसान, उसको देखना, उसका देखभाल करना, हर चीज जो कौन करता हो, गवर्नमेंट करता हो, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक सेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, या फिर पब्लिक इंडस्ट्री। तो पब्लिक इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्री कहलाएंगे जिसका देखभाल यानी कि जिसका मालिक कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे पब्लिक सेक्टर या फिर पब्लिक इंडस्ट्री। सिंपल सा आप जो भी कह लीजिए सही है। इसका एग्जांपल है हमारे पास भेल, सेल एटसेट्रा। ओके, ये भेल शॉर्ट में लिखा गया है, इंडस्ट्री का नाम है, सेल भी इंडस्ट्री का नाम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका होता है। तो ये सब बेसिकली ऐसे इंडस्ट्री हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, तो उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर या फिर पब्लिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है प्राइवेट। अच्छा, प्राइवेट तो नाम से मालूम चल रहा है, प्राइवेट मतलब जो किसी खास इंसान का होगा। तो द इंडस्ट्री विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इज नॉन एज प्राइवेट इंडस्ट्री। मतलब ये हो गया कि जो इंडस्ट्री किसी एक इंसान का हो या फिर 2-4 इंसान का मिला के वो उसको रन कर रहा हो। जैसे होता है ना कई बार कि चल भाई हम 4 दोस्त हैं मिलकर कोई इंडस्ट्री चालू करते हैं, तो जो इंडस्ट्री किसी एक इंसान का या फिर 3-4 लोगों का हो, जो उसका पूरा मालिक हो, उसी को हम लोग कहेंगे प्राइवेट सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि आप 4 फ्रेंड हैं
और आपने डिसाइड किया कि चलो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री खोलते हैं, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, प्राइवेट सेक्टर ही कहलाएगा। या फिर मान लीजिए कि आपको अपना इंडस्ट्री अकेला चालू करने का मन है, तो वो भी आपका प्राइवेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री का मतलब होता है वैसा इंडस्ट्री जिसका मालिक आप खुद होते हैं। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल हमारे पास है टिस्को। इसका पूरा टिस्को को बेसिकली हम लोग टाटा कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाटा कंपनी का जो पूरा नाम है कंपनी का उसको हम लोग टिस्को बोलते हैं। फिर से बजाज ऑटो लिमिटेड, ये सब आपका प्राइवेट इंडस्ट्री है जिसका मालिक कोई एक इंसान या फिर 2-4 इंसान मिलके होते हैं। ठीक है, अगला है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। ज्वाइंट, अच्छा इसमें एक वर्ड है ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब कुछ जुड़ा हुआ होगा इसमें, देखते हैं क्या जुड़ा हुआ है। द इंडस्ट्रीज विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल इज नॉन एज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। यानी कि वैसे इंडस्ट्री जिसका मालिक दोनों होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ कोई प्राइवेट आदमी भी यदि होता है उसका मालिक, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। मतलब इसमें दोनों होते हैं, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट आदमी का भी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसका भी एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड दोनों बराबर इसका हक है, दोनों के ऊपर, गवर्नमेंट भी इसका मालिक है और गवर्नमेंट भी इसका मालिक है और कोई प्राइवेट आदमी होगा वो भी इसका मालिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। ये क्या होता है, देखो, द सेक्टर विच इज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आल्सो द प्रोड्यूसर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड हेल्प इन रनिंग द इंडस्ट्री बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर इज नॉन एज कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। देखो, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री होता है जो उसका वर्कर होता है ना, वही उसका मालिक भी होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें ना ही कोई वर्कर है ना ही कोई मालिक है, इसमें हर कोई आपस में क्या है, मालिक है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, जैसे इसका ना सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, हालांकि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अभी है सुधा दूध जो हमारे मार्केट में आता है, उसका एग्जांपल है, लेकिन इसका थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाते हैं। इसमें होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि एक दूध का बहुत बड़ा फैक्ट्री है, मान लीजिए कि दूध का बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उसमें डेली 1000 यानी कि डेली 1000 फार्मर आते हैं और अपने दूध को वहां पे जाके बेच के चले जाते हैं। लेकिन वो जो दूध बेच रहे हैं ना, इसका कोई मालिक नहीं है, वो सब अपने आप में मालिक हैं। इसका मतलब यहाँ पे कहने का ये हुआ कि उसका कोई भी एक मालिक नहीं है, सब आपस में मालिक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कंपनी या फिर वो इंडस्ट्री किसी एक के अंदर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये होता है कि जो उसका वर्कर है वही उसका मालिक भी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। सिंपल सा है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द सेक्टर विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि जो सामान बनाता है वही उसका मालिक भी होता है इसमें। लेकिन इसमें 1-2 आदमी नहीं होते, इसमें हजारों हजार लोग होते हैं, लाखों लाख लोग होते हैं इसमें। ठीक है, एंड हेल्प इन रनिंग द इंडस्ट्री, और वो सब के सब मदद भी करते हैं ताकि हमारा इंडस्ट्री चल सके बाय कोऑपरेटिंग ईच अदर, यानी कि सब एक दूसरे के साथ समझौता करके इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल आपको देते हैं, शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शुगर इंडस्ट्री बहुत सारे हैं, महाराष्ट्र में चीनी बनाने वाला जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें काम कैसे होता है थोड़ा सा समझिए आप। इसमें काम ये होता है ना कि बहुत सारे फार्मर्स अपने अपने गांव में अपने अपने जमीन पर गन्ने का खेती करते हैं और वो सब का सब गन्ना लेके आते हैं, कहाँ पे, इंडस्ट्री में लेके आते हैं। तो कहने का मतलब वो तो फार्मर है, यानी कि जो गन्ना का खेती कर रहा है वो तो फार्मर है, लेकिन वो फार्मर के साथ साथ उस इंडस्ट्री का बराबर मालिक भी है। ठीक है, और ये कोई एक नहीं, ये हर किसी के साथ है। ठीक है, किसान के साथ साथ वो ऑनर भी होता है, उसका मालिक भी होता है। उसी को हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी कि ऐसे इंडस्ट्री जो कि हल्का सामान बनाता है, जो भारी भरकम सामान बनाता है, उस बेसिस पर भी हम लोगों ने अलग अलग इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर दिया। जैसे देखो, आप हैवी इंडस्ट्री किसको कहते हो, सिंपल सा है, हैवी इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग हैवी गुड्स एज रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोड्यूस गुड्स विच आर हैवी इन वेट। मतलब कि ऐसा इंडस्ट्री जो अपने सामानों को बनाने के लिए बहुत ही भारी भरकम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और बनाते भी भारी भरकम सामान ही है, उस प्रकार के इंडस्ट्री को हम लोग हैवी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल समझिए इसका, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा इंडस्ट्री
जो कि रॉ मटेरियल भी बहुत ही भारी भरकम सामान इस्तेमाल करता है, और जो बनाता है वो भी आपका भारी भरकम ही सामान बनाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो होते हैं ना, जहाँ पे आयरन और स्टील बनते हैं, पहली बात जो वो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही भारी भरकम होता है, और जो आयरन और स्टील बनता है ऑब्वियस सी बात है कितना भारी होता है, इसी को हम लोग कहते हैं हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगला है लाइट इंडस्ट्री। लाइट का मतलब जो रॉ मटेरियल भी बहुत ही हल्का इस्तेमाल करते होंगे और बनाते भी होंगे हल्का सामान वाले। ठीक है, देखते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच आर यूजिंग लाइट गुड्स एज रॉ मटेरियल एंड ऑल्सो प्रोड्यूसेस गुड्स विच आर लाइट इन वेट। तो लाइट इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसे इंडस्ट्री जो कि रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं लाइट, बहुत ही हल्का, और जो सामान बनाते हैं वो भी हल्का ही होता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे आपका बल्ब बनता है, ये सब चीज़ें, तो बल्ब, फैन, ये सब आपका बेसिकली लाइट इंडस्ट्री में आते हैं, क्योंकि ये रॉ मटेरियल भी बहुत ही हल्के हल्के इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो सामान बनता है, जो लाइट बनता है, जो प्रोडक्ट इसका बेसिकली बनता है वो भी बहुत ही हल्का होता है। जैसे एग्जांपल आपके सामने लगा हुआ है मरकरी, वो मरकरी कितना हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, तो उसमें सामान भी इस्तेमाल हुआ है हल्का, और वो बना भी है तो वो भी बहुत ही हल्का है, तो उसी को हम लोग कहते हैं लाइट इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट किया, और यहाँ तक आपको ये पता चल गया होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने अपने सुविधा के लिए इंडस्ट्रीज को समझने के लिए अलग अलग क्लासीफाई किया है, सिंपल सा। ठीक है, तो ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, डिटेल जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।